नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी क्लासेस की इस ऑनलाइन साइंस क्लास में। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का, जिससे सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं एग्ज़ाम में और सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि चैप्टर भी लेंदी है और टॉपिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं और आपको समझने का चैप्टर है और समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको रट जाएंगी बहुत ही आराम से। हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चैप्टर है लाइट, प्रकाश यानी विजिबल लाइट। मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब पढ़ाया था, वेव्स, तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स भी होती हैं, जिसमें गामा वेव्स पढ़ी थी हमने 10 की पावर -14 से 10 की पावर -10 तक, जिसकी खोज पॉल विलार्ड ने की थी, नाम हेनरी बैक्यूरेल का भी आता है, ठीक है दोस्तों। फिर हमने पढ़ा था 10 की पावर -10 से 10 की घात -8 एक्स रेज की खोज डब्ल्यू रॉन्टजन ने की थी। डब्ल्यू रॉन्टजन ने एक्स रेज की खोज की 10 की पावर -8 तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है, बोन्स को पार नहीं कर पाती है। पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेज की सबसे ज़्यादा होती है, हमने आपको बताया था भेदन क्षमता। दोस्तों 10 की पावर -8 से 10 की पावर -7 हमने अल्ट्रा वायलेट रेस पढ़ा था, अल्ट्रा वायलेट रेस जिसकी खोज रिटर ने की थी। और दोस्तों 10 की घात -7 में हमने विजिबल लाइट पढ़ी थी, 10 की घात -7 में, जिसका स्पेक्ट्रम 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। उसके बाद 10 की घात -7 से 10 की घात -3 तक इंफ्रारेड रेज हमने पढ़ी थी, जिसकी खोज हर्शल साहब ने की थी। इंफ्रारेड के बाद फिर शॉर्ट रेडियो वेव्स, फिर उसके बाद आपका लॉन्ग रेडियो वेव्स, उसकी खोज शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज हमारे हेनरी साहब ने की थी, और उसके बाद मार्कोनी साहब ने लॉन्ग रेडियो वेव्स की। तो दोस्तों ये जो पैटर्न है प्रकाश का, विजिबल लाइट का, हम इसे लाइट कह सकते हैं, विजिबल लाइट जो हमें दिखती, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखती हैं, इसी चैप्टर को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि इट प्रोपागेट्स, यानी यह चलती है, प्रोपागेट्स का मतलब चलती है, किसकी स्पीड से? लाइट प्रोपागेट करती है किसकी तरह? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह। अब आप समझ रहे होंगे EMW, छोटे बच्चे नहीं हैं आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। पहली बात, लाइट किसकी तरह चलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह लाइट चलती है। दोस्तों दूसरा पॉइंट, लाइट इसे हम ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं, यानी अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे, आपको ये सारी चीज़ें एग्जाम में पॉइंट्स के फॉर्म में मैं करा रहा हूँ, सब क्वेश्चंस की फॉर्म में मिलेगा कि लाइट इज अ, 4 ऑप्शन होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट प्रोपागेट्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट ट्रांसवर्स वेव भी होती है। लाइट का स्पेक्ट्रम किसके किसके बीच में आती है लाइट? आप ऐसे समझिए कि ये हुई विजिबल लाइट, ठीक है, प्रकाश। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो प्रकाश है वो इंफ्रारेड और किसके बीच में आता है? इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट रेज के बीच में आता है। अल्ट्रा वायलेट रेज की खोज किसने की थी? रिटर ने, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें आपको रट जानी चाहिए, इसीलिए बार बार ये डिस्कस किया जा रहा है। अल्ट्रा वायलेट रेज रिटर ने 10 की घात -8 से 10 की घात -7 तक होती है, ठीक है, वेवलेंथ इसकी। और विजिबल लाइट की खोज किसने की थी? न्यूटन साहब ने की थी, जो कि 10 की घात -7 3.9 इंटू 10 की घात 7 से कहाँ तक होती है? 7.8 इंटू 10 की घात -7 तक, ठीक है दोस्तों। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये 3900 एंगस्ट्रॉम बताया था ना मैंने आपको, एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 होता है। 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक इसकी वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट की, ठीक है दोस्तों। ये बात हुई विजिबल लाइट की। अब यहाँ पर देखिए आप, इसकी खोज, इंफ्रारेड रेज की खोज हर्शल साहब ने की थी। हर्शल जिन्होंने यूरेनस, जो कि हमारा ग्रह है, जो कि हमारा 7वां ग्रह है यूरेनस, उसकी खोज हर्शल साहब ने की थी। और इंफ्रारेड रेज की भी खोज
हर्शल साहब ने ही की थी, जो कि 10 की घात -7 से लेकर कहाँ तक जाता है, बढ़ता जा रहा है ना, 10 की घात -3 तक। तो ये चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए और हमने दोबारा से रिवाइज कर ली। अब दोस्तों लाइट की कुछ और खासियत क्या होती है, लाइट जो होती है ना दोस्तों, ये ड्यूल नेचर की होती है, यानी इसका दोहरा प्रकृति इसकी दोहरी होती है, दो तरह से बिहेव करती है। ड्यूल नेचर, एक तो इसका होता है कौन सा, वेव नेचर। दोस्तों वेव नेचर होता है, यानी यह तरंगों की तरह बिहेव करती है लाइट, वेव नेचर। और दोस्तों एक होता है इसका दूसरा नेचर कौन सा, पार्टिकल नेचर, लाइट का पार्टिकल नेचर। ठीक है दोस्तों, ये हुआ पार्टिकल नेचर। वेव नेचर ऑफ लाइट क्या कहता है, वेव नेचर ऑफ लाइट में कौन कौन सा बिहेवियर लाइट दिखाती है। जो प्रकाश होता है जब मैं उसको तरंग के रूप में देखूं तो वह कौन कौन से बिहेवियर कौन कौन से बिहेवियर में दिखती है। और पार्टिकल जब मैं उसको एक कणों के रूप में देखूं, प्रकाश को कणों के रूप में देखूं, तो वह कौन कौन सा बिहेवियर शो करती है, वो देखते हैं दोस्तों। तो वेव नेचर में रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, ये क्या होते हैं, ये सब विस्तार से पढ़ेंगे। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, हमेशा याद रखिएगा, जब भी प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शिक वस्तु आ जाती है, यानी ओपेक वस्तु आ जाती है, तो प्रकाश शैडो बना लेता है, परछाई बना लेता है। किस कारण से परछाई बनाता है दोस्तों, वो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन के कारण से। तो शैडो या परछाई आ रही है तो आपको ऑप्शन में रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ढूंढना है। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन के कारण ही हमारी परछाई बनती है, किसी भी वस्तु की परछाई। जब प्रकाश के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आता है तो प्रकाश के रास्ते में आने के कारण उसके पीछे उसकी इमेज बन जाती है, उसी डार्क रीजन को शैडो कहा जाता है, जो कि रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन के कारण होता है। वेव नेचर के कारण, एक तो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, वेव नेचर के कारण रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का टकरा कर वापस उसी माध्यम में चले आना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम के सरफेस पर टकराता है, मान लीजिए हवा से शीशे पर टकराया, तो प्रकाश टकराकर जब लौट कर वापस हवा में आ जाता है, सेम उसी मीडियम में प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसी क्रिया को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन का अर्थ होता है दोस्तों, जब रिफ्रैक्शन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये लीनियर नहीं लाइट होगा दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब दोस्तों रिफ्रैक्शन का क्या अर्थ होता है समझिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का रिफ्रैक्ट होना। रिफ्रैक्ट का मतलब होता है जब प्रकाश किसी मीडियम से चला और उस मीडियम में टकराकर वापस सेम मीडियम में नहीं आया, वह जिस मीडियम से टकराया उसी मीडियम में प्रवेश कर गया और थोड़ा सा वह अपनी जो उसका रास्ता था उससे थोड़ा सा डिफ्रैक्ट हो गया। वो कैसे होता है वो आपको रिफ्रैक्शन जब बताएंगे तो समझाएंगे। तो उसी प्रक्रिया को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये किसके कारण, वेव नेचर ऑफ लाइट के कारण होता है, क्योंकि वह तरंगों की फॉर्म में है, इसीलिए होता है रिफ्रैक्शन। ऐसे ही डिफ्रैक्शन जब प्रकाश किसी वस्तु के किनारों से, जब प्रकाश किसी वस्तु के एजिस से टकराकर बिखर जाता है, जब प्रकाश किसी वस्तु के एजिस से टकराकर बिखर जाता है, उसी प्रक्रिया को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। आपने कभी देखा होगा कि छोटा सा बादल आकाश में होता है, उसके पीछे सूर्य अगर छुप जाए, फिर भी हमें सूर्य की जो बिखरा हुआ प्रकाश है वो उन बादलों के किनारे किनारे दिखता है। ये भी क्या है, ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि उस बादल के जो एजिज हैं वहाँ से प्रकाश टकराकर बिखर जाता है, तो हमें वह बिखरा हुआ दिखता है, तो वह डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। ऐसे ही आता है इंटरफेरेंस मैंने आपको समझाया था साउंड में भी, जहाँ पर इंटरफेरेंस एक प्रक्रिया होती है जहाँ पर दो तरंगें मिलती हैं। दोस्तों मैंने आपको समझाया था, जहाँ पर सेम आवृत्ति की, जिनकी आवृत्ति सेम होती है, ऐसी दो तरंगें
एक जगह पर जिस पॉइंट पर मिलती हैं और एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस की क्रिया कहते हैं, यानी व्यतिकरण की क्रिया कहते हैं। तो इंटरफेरेंस ऐसे भी हो सकता है कि अगर सेम फ्रीक्वेंसी की हैं और सेम फेस में मिल गई, एक दूसरे से मिली सेम फेस में, तो कंस्ट्रक्टिव हो गया। कंस्ट्रक्टिव मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई उस प्रकाश की। लेकिन अगर वह सेम फेस में ना मिलकर अपोजिट फेस में मिली है तो उसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता प्रकाश की घट जाएगी। ऐसे ही साउंड का था, अगर एक बच्चा गाना गा रहा था, दूसरा बच्चा भी वही गाना गाने लगा, तो क्या हुआ, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ और इंटेंसिटी ऑफ साउंड बढ़ गया। लेकिन अगर एक आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं और कोई बगल में अपना वार्तालाप कर रहा है, तो आपको फ़ोन पर सुनाई देना कम हो जाता है, सामने वाले की आवाज़ आपको कम समझ में आती है। ये क्या हो रहा है कि आपके पास जो तरंगें पहुंच रही हैं, उस तरंगों की फ्रीक्वेंसी और उस व्यक्ति जो बात कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी एक ही है, पर वह बात कुछ और कर रहा है और फ़ोन पर बात कुछ और हो रही है, यानी कि फेज डिफरेंस आ गया। फेज डिफरेंस आते ही यह हो जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इसमें तीव्रता मिनिमम हो जाती है। दोस्तों, पोलराइजेशन ऑफ लाइट एक प्रक्रिया और होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लाइट का पोलराइजेशन होना, लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों होते हैं, जिसकी और दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर होते हैं वह प्रोपागेशन ऑफ लाइट के भी जिस दिशा में लाइट प्रोपागेट करती है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसी क्रिया को हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों वेक्टर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों होते हैं लाइट में, तो इसीलिए लाइट को हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी प्रक्रिया ये शो करता है। रेक्टिलिनियर ये होगा प्रोपागेशन। ठीक है दोस्तों, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन के कारण शैडो बनती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब सेम मीडियम में वापस लौट आती है लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट टकराकर दूसरे मीडियम में प्रवेश कर जाती है और अपनी राह से थोड़ा सा डिफ्रैक्ट कर जाती है, थोड़ा सा भटक जाती है अपनी राह से, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, जब लाइट एजिस से, वस्तु की एजिस से डिफ्रैक्ट हो जाती है और बिखर जाती है, उसे डिफ्रैक्शन कहा जाता है। इंटरफेरेंस समझा दिया। पोलराइजेशन, पार्टिकल नेचर क्या होता है दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपको बताएंगे विस्तार से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या दर्शाता है, प्रकाश के किस नेचर को दर्शाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश के किस नेचर को दर्शाता है, किस प्रकृति को दर्शाता है, तो आप कहेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में कि कॉम्पटन इफेक्ट प्रकाश के किस प्रकृति को दर्शाता है, तो आप कहेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और यह सभी जितने प्रोसेस हैं ये वेव नेचर ऑफ लाइट को दर्शाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमारे पास लाइट का कुछ और भी बिहेवियर आता है, जैसे लाइट जो होती है ट्रांसफर्स हो गई, इसके बाद लाइट जो है वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होती है। लाइट में क्या होते हैं, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। लाइट में क्या होते हैं, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को क्या कहा जाता है, फोटोन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जब बात हो, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी सबकी बात हो, तो सब में छोटे छोटे पैकेट्स को क्या कहा जाता है, क्वांटा। और ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दी किसने थी, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट किसने दिया था कॉन्सेप्ट, बताएंगे दोस्तों। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट आइंस्टीन साहब ने दिया था, आइंस्टीन साहब ने दिया था, और इनके साथ काम किया था किसने, प्लैंक साहब ने। प्लैंक साहब ने क्वांटम थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आइंस्टीन साहब ने दिया था, लेकिन इस एक क्वांटा जो पार्टिकल है, लाइट का एक पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों के एक जो पैकेट ऑफ एनर्जी है, उसकी एनर्जी को कैलकुलेट किसने किया था, तो दोस्तों उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करने का काम किया था
प्लैंक साहब ने, और वो कहा था उन्होंने एच म्यू। एच को हम कहते हैं दोस्तों प्लैंक्स कांस्टेंट। एच को हम कहते हैं दोस्तों प्लैंक्स का कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मैं आपको कई बार बता चुका हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये बात हुई प्लैंक्स कांस्टेंट की। अब हम बात कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट किसने सबसे पहली बार, अब मैंने बताया विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट की खोज तो न्यूटन साहब ने की थी, पर स्पीड ऑफ लाइट सबसे पहली बार, लाइट की खोज तो हो गई पर लाइट कितनी तेज चलती है इसकी खोज किसने की, स्पीड ऑफ लाइट। ये कई बार क्वेश्चन आया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजिबल लाइट का क्वेश्चन तो कम आया है, पर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में कि विजिबल लाइट की खोज, विजिबल लाइट की खोज किसने की थी। तो दोस्तों स्पीड ऑफ लाइट वॉज मेजर्ड बाय, किसने मेजर किया था, स्पीड ऑफ लाइट किसने मेजर की थी, मेजर्ड बाय, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, रूमर, रूमर साहब थे, इन्होंने स्पीड ऑफ लाइट की खोज की थी कब, 1678 1678 एडी में। ठीक है दोस्तों, 1678 में रोमर साहब ने स्पीड ऑफ लाइट की खोज की थी। और जब इन्होंने स्पीड ऑफ लाइट की खोज की तो इन्होंने क्या कहा कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होती है, मैक्सिमम किस में होती है, सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में, वैक्यूम में, या आप कह सकते हैं एयर में। एयर और वैक्यूम एक ही बात नहीं है दोस्तों, वैक्यूम में कोई भी अवरोध नहीं होता, लाइट के प्रकाश के रास्ते में कोई भी अवरोध नहीं होता है वैक्यूम में। दोस्तों मैक्सिमम इन्होंने कहा स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है एयर में, और एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है दोस्तों, एयर में स्पीड ऑफ लाइट होती है 10⁸। अब आप कहेंगे सर एयर में या वैक्यूम में कह सकते हैं आप कि स्पीड ऑफ लाइट 10⁸ मीटर पर सेकंड। मैंने आपको बताया था 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड चलती है, और 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब दोस्तों ये वाटर में इसकी स्पीड क्या होती है और ग्लास में इसकी स्पीड क्या होती है, ये बात आपको जाननी होगी। तो वाटर में लाइट की स्पीड क्या होती है, पानी में प्रकाश की स्पीड होती है 2.25, याद रखिएगा 2.25, पानी में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि पानी में क्या स्पीड होती है प्रकाश की, आपको अभी कुछ ही पलों में समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों प्रकाश की स्पीड ग्लास में क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। 10⁸ कभी कभी डायरेक्टली पूछते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर नहीं भी पूछते तो हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है दोस्तों, और वो कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, यानी परिवर्तनांक का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, परिवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी परिवर्तनांक, जिसे हम इससे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से। ये होता क्या है, परिवर्तनांक क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट, देखिए परिवर्तनांक क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी प्रकाश का वैक्यूम में वेग कितना होता है, ये ठीक है। फिर अब आपको अगर मैं कहूँ कि बताइए तो पानी का परिवर्तनांक क्या होगा, अगर मैं कहूँ कि बताइए पानी का परिवर्तनांक क्या होगा, तो आपको पानी में प्रकाश की गति पता होनी चाहिए बस, क्योंकि वैक्यूम में तो आपको पता ही है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड यानी प्रकाश की गति वैक्यूम में और प्रकाश की गति उस माध्यम में जिसका परिवर्तनांक आप पूछ रहे हैं, लाइट इन मीडियम, मीडियम मतलब माध्यम। अगर आप पानी की बात कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का क्या होगा, वैक्यूम में प्रकाश की स्पीड और पानी में प्रकाश की स्पीड से डिवाइड कर दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा पानी का आ जाएगा। चलिए मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बार पानी का निकालते हैं, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के देखते हैं
क्या आएगा दोस्तों, वाटर का निकाल रहे हैं अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका? मैं इस सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, कंफ्यूज मत होइएगा। वाटर का निकाल रहे हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, निकालते हैं परिवर्तनांक। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक, और ये हुआ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम, मीडियम क्या, माध्यम क्या, पानी का परिवर्तनांक निकाल रहे हैं। तो पानी में मैंने आपको बताई थी कितनी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल हुआ, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हुआ, मेरे पास आया 300/225। मैंने ये पॉइंट हटा दिया, ऊपर 2 0, मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास परिवर्तनांक आ जाएगा 1.3। पानी का परिवर्तनांक 1.3 होता है, ठीक। अब हम ग्लास का, अब आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको स्पीड ऑफ लाइट पानी में और ग्लास में क्यों बताई। अब मैं देख लेता हूँ ग्लास का परिवर्तनांक, ठीक है। ग्लास का परिवर्तनांक देख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी है, यही तो होता है परिवर्तनांक। स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइए स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी है दोस्तों, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो परिवर्तनांक तो ये तो कैंसिल इससे, और 3/2 मतलब 1.5, ये आया परिवर्तनांक ग्लास का। अब दोस्तों, अब जो मेन कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, स्पीड ऑफ लाइट देख लिया आपने हवा में, पानी में, ग्लास में। अब आपने परिवर्तनांक भी देख लिया, हवा का, पानी का, ग्लास का। हवा का परिवर्तनांक 1 होता है, स्पीड प्रकाश का हवा का परिवर्तनांक 1 होता है। एयर का याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होगा तो 1 ही होगा ना, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर 3 × 10⁸, और डिवाइड करेंगे आप स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम क्या है, एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी वही होगा, 3 × 10⁸, और सेम से सेम कैंसिल 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.3 होता है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। यहाँ तक क्लियर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग जो होता है ना दोस्तों, वो व्युत क्रमानुपाती होता है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। किसके, रिफ्रैक्टिव यानी परिवर्तनांक के। परिवर्तनांक को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिसका परिवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा वह मीडियम यानी वह वस्तु, वह माध्यम उतना घना होगा, और जितना वो घना होगा ना उतना प्रकाश को दौड़ने में दिक्कत होगी। जितना घना होगा माध्यम प्रकाश को दौड़ने में, उतनी ही प्रकाश का वेग उतना ही धीरे होता जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अब देखना दोस्तों, यानी कि मेरे को पता है कि एयर का परिवर्तनांक कितना है 1, वाटर का कितना था 1.3, ठीक, और परिवर्तनांक ग्लास का कितना था 1.5। तो बताइए सबसे तेज किसमें होगी गति, सबसे तेज रोमर साहब ने कहा था कि मैक्सिमम गति एयर में होगी। बिल्कुल सही है इस फॉर्मूले से, कि सबसे कम परिवर्तनांक 1, ये कम तो ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि व्युत क्रमानुपाती है। तो दोस्तों स्पीड ऑफ लाइट देखते जाइए आप, स्पीड ऑफ लाइट एयर में सबसे ज़्यादा, उससे कम होगी वाटर में, और शीशे में लाइट और कम हो जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते जाओ और प्रकाश का वेग घटाते जाओ। तो ऐसे याद करेंगे आप कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते जाओ, प्रकाश का वेग घटाते जाओ। एग्जाम में आएगा, अगर किसी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दिया जाए तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, आप कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट बढ़ने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माध्यम का घट रहा है। दोनों बातें उल्टी चलेंगी, इन्वर्स में चलेंगी, व्युत क्रमानुपाती में चलेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा
कि लाइट को सूरज से हमारे पास आने में कितना समय लगता है और चांद से हमारे पास आने में कितना समय लगता है। ये मैं आपको यूनिट चैप्टर में भी कैलकुलेट करके बता चुका हूँ। ये आपको रटा होना चाहिए कि सूर्य की रोशनी को धरती तक आने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। और जिस हिसाब से स्पीड और टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। मैथ्स में कैलकुलेशन है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे क्या दिया हुआ है, टाइम, कितनी देर में पहुंचता है प्रकाश, सेकंड्स में निकाल लिया, और सेकंड्स में मुझे उसकी स्पीड पता है। तो स्पीड और समय को गुणा करूंगा तो डिस्टेंस आ जाती है। उसी डिस्टेंस को, धरती और सूर्य के बीच की उसी दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो होती है 1.5 इंटू 10 की घात 8। अब दोस्तों मून से आने में 1.28 सेकंड लगता है। इसे 1.3 सेकंड भी कह लेते हैं। अब सोचिए आप, तो मून कितनी दूर हुआ हमसे, 1.3 सेकंड, यानी मैं कह सकता हूं कि सूर्य हमसे लगभग 3 लाख, क्योंकि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड तो चलता ही है प्रकाश, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में 3 लाख चला गया, और अगले 3 सेकंड में मैंने माना 3 लाख 28 सेकंड है, तो लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर होना चाहिए इस हिसाब से। लेकिन एग्जैक्टली ये एग्जैक्ट है 28, तो ये एग्जैक्टली मून हमसे 3,82,000 किलोमीटर दूर है। ठीक है दोस्तों, मून हमसे 3,82,000 किलोमीटर दूर है, और सन हमसे 1.5 इंटू 10 की घात 8 किलोमीटर दूर है। ये बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं कि मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं। मटेरियल्स, भाई देखिए, प्रकाश किसी वस्तु पर ही तो पड़ेगा, तो प्रकाश वस्तु पर जब पड़ता है तो वस्तु के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो प्रकाश को अपने अंदर से जाने देगा या नहीं जाने देगा। उस हिसाब से हम पढ़ते हैं मटेरियल्स कितने तरह के होते हैं। तो मटेरियल्स दोस्तों 3 तरह के होते हैं। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक, जो टोटल प्रकाश को अपने अंदर से जाने देता है, टोटल, ठीक है, टोटल लाइट को, शॉर्ट में समझेंगे दोस्तों, टोटल लाइट को अलाउ करता है, यानी जितना प्रकाश उस चीज़ पर पड़ेगा वह पूरे प्रकाश को अपने अंदर से जाने देगा। ये बात हुई टोटल लाइट को अलाउ करने की। तो ये आप समझ गए होंगे। ट्रांसपेरेंट जैसे वाटर, जैसे ग्लास, जैसे शीशा अपने अंदर से साफ, अगर शीशा साफ हो तो प्रकाश को अपने अंदर से पूरी तरह से गुजरने देता है। एग्जाम्पल, अब मेरे पास आया ट्रांसल्यूसेंट यानी पारदर्शी, जो पार्शियल लाइट को, मतलब पार्शियल लाइट मतलब जितना प्रकाश पड़ा है ना उसके बहुत छोटे से भाग को, थोड़े से भाग को अपने अंदर से गुजरने देता है। पार्शियल लाइट को अलाउ करता है। ऐसे समझिए कि प्रकाश तो पड़ा पर पूरे प्रकाश को अपने अंदर से नहीं गुजरने दिया उसने, थोड़े से प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने दिया। ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट, और इसे आप कह सकते हैं ऑयल्ड। ठीक है दोस्तों, इसे आप कह सकते हैं ऑयल्ड ग्लास। मतलब किसी, अगर उसी ग्लास पर थोड़ा तेल जम जाए, उसी ग्लास पर थोड़ा तेल जम जाए, चिकनाहट आ जाए, तो वो ट्रांसल्यूसेंट बन जाता है। मतलब थोड़ा थोड़ा झलकेगा बाहर का, पूरी तरह से नहीं दिखाई देगा साफ, तो प्रकाश को पूरी तरह वो आर पार नहीं होने दे रहा, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ऑयली चीज़ें, ओपेक, अपारदर्शी, ये पूरी तरह से प्रकाश को अपने अंदर से डू नॉट अलाउ लाइट, यह अपने अंदर से प्रकाश को जाने ही नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, ओपेक यानी अपारदर्शी, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, लाइट को अपने अंदर से जाने ही नहीं देता है। और अब हम पढ़ लेते हैं दोस्तों शेडो। कोई पूछे परछाई क्या है, जब प्रकाश के रास्ते में कोई ओपेक वस्तु, मान लीजिए लाइट ये जा रही है, इसके रास्ते में जब कोई ओपेक वस्तु आ जाएगी ना, ओपेक अपारदर्शी, तो ये पूरी की पूरी लाइट को जाने ही नहीं देगा, जाने नहीं देता अपने अंदर से। तो ये अपने पीछे एक डार्क रीजन बना लेता है, एक काला रीजन बना लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेडो, उसी डार्क रीजन।
और ये किसके कारण होता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये बिहेवियर लाइट का क्या कहलाता है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब दोस्तों ये बात हुई शेडो की। हम पढ़ते हैं अम्ब्रा। अम्ब्रा क्वेश्चन आ जाता है, अम्ब्रा क्या है? अम्ब्रा, और एक क्वेश्चन आता है पेन्युम्ब्रा। इसे आप इंग्लिश में ही पढ़ें दोस्तों, क्योंकि ये एग्ज़ाम में हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश में मिल जाता है, फिर वो कंफ्यूज होते हैं। तो अम्ब्रा, अम्ब्रा क्या होता है? जब लाइट पूरी तरह से, वह रीजन जहाँ पर लाइट पहुँच ही नहीं पाती, यानी डार्क रीजन जहाँ पर लाइट पहुँच ही नहीं पाती, उस रीजन को क्या कहा जाता है? अम्ब्रा। ठीक है दोस्तों। जहाँ पर पार्शियल लाइट पहुँचती है, बहुत थोड़ी सी लाइट पहुँचती है, पार्शियल लाइट रीचेज, बहुत थोड़ी सी लाइट पहुँचती है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पेन्युम्ब्रा कहा जाता है उस रीजन को। अब दोस्तों इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लाइट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का टकराकर वापस लौट जाना ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, एक मीडियम है, इसके ऊपर एयर एक मीडियम है, एयर हवा ये रखा है, प्रकाश यहाँ से आया, इस पर टकराया, और जब प्रकाश एक मीडियम से यानी मीडियम 1, ये हुआ मीडियम 2, जब प्रकाश मीडियम 1 से चलता है, माध्यम 1 से चलता है, और माध्यम 2 की सतह पर टकराकर पुनः उसी माध्यम 1 में लौट जाता है, माध्यम 1 में लौट जाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन होना, लाइट अपने ही किसी दूसरे मीडियम से टकराकर अपने सेम मीडियम में जब वापस आ जाती है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो नियम होते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इसे हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, यानी जो लाइट चली है माध्यम से टकराने के लिए, और टकरा कर जो वापस लौटती है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, टकराकर वापस लौटने वाली लाइट को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है, किस पर? इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरफेरेंस पॉइंट। जहाँ पर मैंने क्या बताया, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें किसी जगह मिलती हैं तो इंटरफेरेंस पॉइंट हो जाता है, वहाँ इंटरफेरेंस की क्रिया होती है। लाइट की इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इसे हम नॉर्मल कह सकते हैं, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमेशा एक पॉइंट पर होना चाहिए। यानी मैं कह सकता हूँ इंसिडेंट रे, नॉर्मल, आप ऐसे समझें नॉर्मल, और रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर ये लाई करने चाहिए, ये नियम है। अगर ये लाई नहीं करेगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं माना जाएगा। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल 3 रेज लाई ऑन अ सेम पॉइंट। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, दूसरा नियम, पहला नियम आपने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन का, दूसरा नियम क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैं थीटा से डिफाइन कर रहा हूँ, आई फॉर इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बराबर होने चाहिए, हमेशा बराबर होंगे। मान लीजिए ये सरफेस से ये यहाँ से रिफ्लेक्ट की, ये मेरा नॉर्मल, ये हुआ n, ये हुई इंसिडेंट रे, ये हुई रिफ्लेक्टेड रे। तो इसने कहा कि जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है थीटा आई, वो हमेशा इक्वल होगा थीटा आर के, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। कोई पूछे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दोस्तों रिफ्लेक्शन की बात हुई है तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है मिरर, क्योंकि शीशा कैसे हमें अपनी इमेज दिखाता है। मिरर
तीन प्रकार के। शीशा इमेज कैसे दिखाएगा हमें? जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो प्रकाश अंधेरे में तो इमेज नहीं दिखाएगा। जब हम लाइट जलाते हैं तो लाइट आती है हमारे चेहरे से, हमारी बॉडी से टकराती है और वह टकरा कर शीशे पे जाकर लगती है और हमारी इमेज शीशे पर दिखती है। तो लाइट क्या हुई? हमारे से टकरा कर रिफ्लेक्ट हुई ना, तो रिफ्लेक्शन हुआ। तो रिफ्लेक्शन हुआ तो मिरर को आपको पढ़ना पड़ेगा रिफ्लेक्शन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइट के हैं, मिरर और लेंस। तो मिरर आपको पढ़ना होगा। मिरर तीन प्रकार के होते हैं। मिरर होता है पहला प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। दूसरा मिरर होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और तीसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है दोस्तों, कॉन्वेक्स का शेप कुछ इस तरह का, कॉनकेव का शेप कुछ इस तरह का, और प्लेन मिरर तो प्लेन आपके घर का मिरर। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम पढ़ने जाएंगे प्लेन मिरर। बाकी दो मिरर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके 6-7 पॉइंट हैं। 6-7 पॉइंट हमेशा क्वेश्चन बनकर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। संभावना नहीं है आने की, मैं ये कह रहा हूँ संभावना नहीं है, आए हुए हैं, इसलिए आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना है, ये आते रहते हैं। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का सबसे पहला पॉइंट कि ये वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। वर्चुअल और पार्शियली इन्वर्टेड, थोड़ी सी उल्टी इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। वर्चुअल हमेशा इरेक्ट के साथ आता है। वर्चुअल आभासीय और सीधी इमेज बनती है, या फिर वास्तविक और उल्टी बनती है। लेकिन प्लेन मिरर में आप याद रखेंगे कि आभासी भी होती है इमेज और पार्शियली थोड़ी उल्टी भी होती है। यानी लेफ्ट, अगर आप अपना लेफ्ट देखेंगे मिरर में तो राइट समझ में आएगा, राइट देखेंगे तो लेफ्ट समझ में आएगा। बैट्समैन, अगर आप बैट्समैन को खेलते हुए मिरर में देखेंगे तो राइट से खेलने वाला बैट्समैन लेफ्टी नज़र आएगा और लेफ्टी बैट्समैन आपको राइट से खेलता हुआ नज़र आएगा। तो वर्चुअल और पार्शियली इन्वर्टेड। दूसरा पॉइंट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखिए कि अगर आप शीशे के सामने जितनी बड़ी वस्तु रखेंगे उतनी ही बड़ी इमेज प्लेन मिरर के सामने जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी ही बड़ी उसकी इमेज होगी। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वह बराबर होता है किसके? साइज ऑफ इमेज के। ठीक है ना। अब आप खड़े होते हैं तो क्या एलिफेंट की फोटो थोड़ी आ जाती है? आप मोटे थोड़ी हो जाते हैं। आप जितने मोटे हैं आप उतने ही मोटे आएंगे, आप जितने पतले हैं उतने ही पतले दिखेंगे। यानी जितना आपका आकार है उतना ही आपका शीशा आपको दिखाता है। ये तो बात हुई प्लेन मिरर की। अब दोस्तों डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जितनी दूर आप खड़े होंगे शीशे से, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, यानी मिरर से, शीशे से आप जितनी दूर खड़े होंगे उसके पीछे आपकी इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, समझ रहे हैं दोस्तों? फ्रॉम मिरर यानी जितनी दूर आप शीशे से खड़े हो रहे हैं उतनी ही दूर आपकी इमेज भी शीशे के पीछे बनेगी। आप 2 मीटर दूर हैं शीशे से तो इमेज भी आपकी 2 मीटर दूर बनेगी शीशे से। ये तो बात हुई डिस्टेंस की। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि अगर आप शीशे से मान लीजिए कुछ दूर पर खड़े हैं और शीशे की तरफ आप 2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ने लगे, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप बढ़ने लगे, तो क्या होगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप बढ़ेंगे तो परछाई कितनी तेजी से शीशे की तरफ आएगी? तो याद रखिएगा, अगर आप वेलोसिटी v से बढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से बढ़ता है, ऑब्जेक्ट जितनी तेजी से शीशे की ओर जाएगा उससे दुगनी तेजी से इमेज शीशे की तरफ आएगी। या आप जितनी तेजी से शीशे से पीछे जाएंगे, शीशे से दूर जाएंगे, उतनी ही उसकी डबल तेजी से इमेज जो है वो शीशे से दूर जाती है। ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, मैं आप लिख दे रहा हूँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, सब कुछ आया हुआ है। कैसे आता है कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, आप कहेंगे वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। क्वेश्चन आएगा कि इन प्लेन मिरर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, आप कहेंगे साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर ही साइज ऑफ इमेज। इन प्लेन मिरर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर इज इक्वल टू, आप लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ, अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ,
वेलोसिटी v से जाता है, तो बताइए इमेज उसकी तरफ कितनी स्पीड से आएगी। तो स्पीड की बात होगी तो हमेशा इमेज डबल स्पीड से मिरर की तरफ आएगी। अब अगर किसी मिरर को मान लीजिए पहले मिरर ऐसे था और मैं इस मिरर को देख रहा था, मिरर पहले ऐसे था और मैं इस मिरर को देख रहा था, तो मेरे को नहीं हिलाया गया, इंसिडेंट रे को कांस्टेंट रखा गया, स्थिर रखा गया और मिरर को थीटा एंगल से घुमा दिया गया। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, 20 डिग्री से आपने शीशे को घुमाया। अगर दीवार पे लगे शीशे को 20 डिग्री से घुमा दिया जाए तो इमेज कितने डिग्री घूमेगी। तो याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट थीटा घूमता है तो इमेज भी, स्पीड और ऑब्जेक्ट का याद, वो एंगल का याद रखिएगा कि अगर प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट थीटा घूमता है तो उसकी इमेज 2 थीटा एंगल से घूम जाती है। ठीक है दोस्तों, आप अगर शीशे को 20 डिग्री घुमाएंगे तो आपकी परछाई 40 डिग्री टिल्ट नज़र आएगी। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों। तो थीटा हुआ। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर, एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अगर प्लेन मिरर में दो शीशों को पैरेलल रख दिया जाए आमने सामने, नाई की दुकान पे आपने देखा होगा आमने सामने या थोड़े टिल्ट करके रखे जाते हैं, तो दो कंडीशन होती है दोस्तों। अगर पैरेलल रखा जाए शीशों को, इफ प्लेन मिरर प्लेस्ड पैरेलल, इफ प्लेन मिरर्स, दो मिरर हों प्लेस्ड पैरेलल, अगर इन दो मिरर्स को प्लेस्ड पैरेलल रखा जाए, ये पैरेलल का सिंबल हुआ, पैरेलल समानांतर रखा जाए तो क्या होगा। तो इमेज कितनी बनेगी, तो आप कहेंगे अगर दो मिरर्स को पैरेलल रखा गया तो इमेज बनेगी इनफाइनाइट, यानी अनंत। उसकी कितनी इमेज बनेगी, अनंत इमेज बनेगी, बहुत सारी इमेज बनेगी। लेकिन दोस्तों पैरेलल रखा, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि पैरेलल रखा गया अगर दो शीशों को, दो प्लेन मिरर को पैरेलल रख दिया जाए तो कितनी इमेज बनेगी, तो आप कहेंगे अनंत इमेज बनेगी। लेकिन एक क्वेश्चन आया था कि अगर दो मिरर को 20 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे से टिल्ट रख दिया जाए, यानी इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो 20 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, थीटा हो, ठीक है दोस्तों, थीटा एंगल हो। अगर आपको कहा जाए कि दो शीशों को 40 डिग्री के एंगल पर रख दिया गया है, दो शीशों को, प्लेन मिरर्स को 40 डिग्री के इंक्लाइंड कर दिया गया है एक दूसरे के, तो बताइए कितनी इमेज बनेगी उनके अंदर। उनके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख दें तो कितनी इमेज बनेगी। तो इसका फार्मूला होता है 360 बाय थीटा माइनस 1, ये बात याद रखिए। तो 40 डिग्री का एंगल है दोनों शीशों के बीच में, तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो 360 डिग्री बाय 40, यानी ये कट गया 0, 4 या -9, यानी 9 - 1 यानी 8 इमेज बनेगी। 40 डिग्री पर दो शीशे रखे गए तो ऑब्जेक्ट की 8 इमेज हमें दिखाई पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन पैरेलल में इनफाइनाइट इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, इंक्लाइंड में 360 बाय थीटा माइनस 1 इमेज बनती है दोस्तों ऑब्जेक्ट की। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ किसे कहते हैं। हर मिरर का एक फोकस होता है, ये उसका लेंस का पोल होता है, ये उसका फोकस। तो फोकल लेंथ और पोल लेंस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहा जाता है। फोकस और लेंस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहा जाता है। और आपसे पूछें कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, तो आप कहेंगे फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। प्लेन मिरर, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, अनंत होता है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर अनंत होता है। तो दोस्तों आज हमने लाइट के बारे में पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा और मिरर्स को स्टार्ट कर दिया जिसमें हमने प्लेन मिरर पढ़ा। अभी हम कॉन्केव मिरर का बिहेवियर पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का बिहेवियर पढ़ेंगे, फिर हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, परावर्तन प्रकाश का, फिर रिफ्रैक्शन का मतलब लेंस की बात हो रही है तो हम फिर से पढ़ेंगे कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस। और ऐसे ही लाइट चैप्टर के जो टिपिकल टॉपिक्स हैं उसे आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।